हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीपीसीएल टीजी 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक दो सेशन और चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूथ के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक दो दिन का ये बचा है, और नहीं तो लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर के देख चुके हैं, चूँकि 2021 के शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो उनमें तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक फिल्टर सर्किट यानी एक फिल्टर सर्किट जो फ्रीक्वेंसी के सभी फ्रीक्वेंसी जो किसी स्टैंडर्ड या फिर एक सर्टेन यानी निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले सभी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी एक ऐसा फ्रिक्वेंसी यानी एक ऐसा फिल्टर जो एक मानक यानी एक तरीके से जो निश्चित फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर के सारे फ्रिक्वेंसी को वो क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, और उसके नीचे के फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, पास होने दे रहा है। ठीक है, तो जो ऐसा करता है कि नीचे के फ्रिक्वेंसी को पास होने दे और ऊपर के फ्रिक्वेंसी को नो, इसको लो पास फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लो पास फिल्टर बोलते हैं। सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है यानी संकेतक यंत्र है। उसमें टॉर्क ए जो है पॉइंटर को मूव कराता है, टॉर्क बी जो है पॉइंटर की गति का विरोध करता है, और टॉर्क सी जो है उसके फाइनल वैल्यू पे पहुंचने में मदद करता है कि जल्दी से अपने फाइनल वैल्यू पे पहुंचे। ठीक है, तो ये कौन कौन तो ये कौन कौन करते हैं ये देखते हैं। देखो, पहले तो जो पॉइंटर को मूव कराता है उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, एकदम सही है सर। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का विरोध करता है उसको कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, एकदम सही है। और जो जल्दी से जल्दी अपने मानक मान को दिखाने का प्रयास करता है उसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। सही है, तो हमारा डैम्पिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तीनों सही हो जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा चुंबकीय होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क तुम्हारा ग्रेविटी भी हो सकता है और स्प्रिंग भी हो सकता है। एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क तुम्हारे एडी करंट, एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन तीनों ही हो सकते हैं। सही है, और उसमें से एडी करंट सबसे बेस्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा इन अ सर्किट वेयर करंट इज टू बी मेजर विदाउट डिस्कनेक्टिंग और डीनेट द वेरी द क्लैम्प टाइप इंस्ट्रूमेंट। सिंपल बात हम देखो यही बोल रहा है, जो क्लैम्प टाइप इंस्ट्रूमेंट देखे हो, क्लैम्प टाइप एक अमीटर देखे होगे तुम, जो हाई वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, और उसको बिना इंसुलेशन को छीले या बिना किसी क्षति पहुंचाए तुम क्या कर सकते हो, अमीटर को यानी धारा को माप सकते हो। ठीक है, तो वह इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है दूसरे फॉर्म में, तो उसको टोंग टेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोंग टेस्टर बोलते हैं, जो बहुत धारा अधिकतम धारा को माप सकता है। और इसमें लगे क्या होते हैं, तो सर इसमें लगे होते हैं करंट ट्रांसफार्मर। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त कंड्यूट तार स्थापन यानी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, सतह कंड्यूट यानी सरफेस कंड्यूट वायरिंग की तुलना में महंगे होते हैं, तो सर तो एकदम सही बात है। सुरक्षित और विश्वसनीय होते हैं, एकदम सही बात है। झटके का कोई खतरा नहीं होता, सही बात है। मगर ये जो बोला है कि इसकी इंस्टॉलेशन आसान होती है तो बहुत कठिन होती है। ठीक है, एरू गैरू तो उसको कर भी नहीं पाएंगे, जो एक्सपीरियंस होगा वही कर पाएगा। ठीक है, नहीं दिन कभी कभी तो एक्सपीरियंस वाले भी फंसे रह जाते हैं। सही है ना, तो याद रखना स्थापना आसान नहीं होता है, क्योंकि यही गलत है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्या बोला है। दो अल्टरनेटर कपल्ड है यांत्रिक रूप से, और कितने पे पावर दे रहे हैं, 40 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पे दे रहे हैं। ठीक है, 40 से 50 हर्ट्ज पे दे रहे हैं, तो उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है? देखो, हाईएस्ट स्पीड तभी हो सकती है जब उसमें कम से कम पोल की संख्या हो, यानी न्यूनतम पोल कितनी हो सकती है सर? हमारे 2 पोल हो सकती हैं। अब स्पीड की बात करें तो NS बराबर हो जाएगा 120, फ्रिक्वेंसी का मान कितना है, 50 माइनस 40 करोगे, क्योंकि दो कपल्ड किए गए, तो ये 10 हो जाएगा अपॉन 2 है। कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ा देते हैं, कितनी बार में जाएगा, ये 60 आएगा और ये 10 दिया हुआ है, कितना जाएगा, 600 RPM आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं।
निम्न उपकरण पर विचार करें। परिणाम मित्र है और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थारिस्टर है। अच्छा देखते हैं। तो परिणाम मित्र तो हमारे पैसे होते हैं, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं। तो ये तो निष्क्रिय हो जाएगा आर वाला। यस वाला सर थारिस्टर हो गया, SCR हो गया तुम्हारा, डायोड हो गया, जेनो डायोड, ये सब क्या है तुम्हारे एक्टिव सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ट्रांजिस्टर ये सब तुम्हारे एक्टिव सोर्स यानी ऊर्जा देने का काम करते हैं। एक तरीके से देखें तो हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ मोटर, यानी आपको क्या करना है, मोटर की स्पीड मापनी है और लाइट सोर्स का प्रयोग करना है, फिर लाइट सेंसर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो पहले कहानी टेकोमीटर तो स्पीड मापता ही, कोई दिक्कत नहीं RPM, मगर जब लाइट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक हो जाएगा। फोटो मतलब ही होता है लाइट, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर का प्रयोग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला, एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर क्या मापता है? तो सर एक जो मल्टीमीटर होता है हमारा, जिसको AVO भी बोलते हैं, वो हमारे AC DC धारा मापता है, वोल्टेज मापता है, प्रतिरोध भी माप सकता है। और जो ये मल्टीमीटर होते हैं हमारे कौन से होते हैं, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार के ही होते हैं। तो इनमें DC DC धारा दोनों माप सकता है, वोल्टता और प्रतिरोध सभी। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन नहीं है। देखो जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, रेडियो सक्रिय, ये सभी होते हैं। तो प्लूटोनियम होता है, इनरिच यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235 या 238 कुछ भी दे होता है, मगर बोरॉन नहीं होता। बोरॉन और कैडमियम के छड़ हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग रॉड, सॉरी मंडक बोले, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में प्रयोग करते हैं बोरॉन और कैडमियम के छड़। तो ये कभी भी ईंधन का काम नहीं करते हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। H प्रकार की विद्युत उत्तेजन अधिकतम अनुमेय कितना होता है? ठीक है, तो हाई कोर्ट 180 डिग्री होता है। अगर ये C पूछ देता है तो C कितना हो जाता है सर? अगर ये C पूछता है तो सर ये हो जाता है हमारा 180 से भी ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 से ऊपर हो जाता है। 180 से ऊपर C वाले में चला जाता है। ठीक है ना। सबसे कम कौन सा होता है सर? वाई होता है 90 डिग्री, इसको याद रखना। Which of the following limit duration and amplitude of flow current of a electric substation? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिमिट समय के लिए और बहुत अधिक करंट की मात्रा को आसानी से सबस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो अधिक मात्रा कौन सा होता है हमारा? हमको पता है कि जो आकाशीय बिजली ऐसी बहुत उच्च धारा आती है, ठीक है, और कम समय के लिए आती है, ठीक है, तो इसको एक तरीके से कहें तो किससे सुरक्षा है, किसके लिए इसका प्रयोग सब स्टेशन पे, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं सब स्टेशन पे? तो सर हम प्रयोग करते हैं LA का प्रयोग करते हैं। ठीक है, LA यानी लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, इसका याद रखना। बना कैसा होता है लाइटनिंग अरेस्टर? किससे? तो सर जिंक मेटल ऑक्साइड ZnO से बना होता है, कभी कभी थायराइड भी लिख सकता है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद DC ट्रांसमिशन? निम्न में से कौन DC ट्रांसमिशन के लिए गलत है? देखते हैं। क्या इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता DC में? हाँ सर बिल्कुल नहीं होता DC इफेक्ट। कोरोना लॉस होता है मगर बहुत कम होता है? हाँ सर बहुत कम होता है। अच्छा, इसमें 2 कंडक्टर की आवश्यकता होती है? हाँ सर। अच्छा, हाईली वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन कैन बी इजीली जनरेटेड? अच्छा, ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये आसानी से हो सकता है? नहीं सर जी, क्योंकि DC पे ट्रांसफार्मर काम करता नहीं है और DC को स्टेप अप स्टेप डाउन कर नहीं सकेंगे, तो उच्च वोल्टेज आसानी से बनाए नहीं जा सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। सही है। चलो अगला देखते हैं। 50 हर्ट्ज की उत्तेजना है, उत्तेजना यानी फ्रिक्वेंसी है, और 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर तो हमारी किस में आती है? मीडियम में आती है। ठीक है, और अगर यही 150 किलोमीटर दिया होता मगर ये दे दिया होता 1 किलो हर्ट्ज, तो हमारा किस में चला जाता? तभी चला जाता हमारे साथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। सही है। चलो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कौन सा है, यही पूछा है। अच्छा, फीड वाटर हीटर डिक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी? नहीं, डिक्रीज नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी तो बहुत अधिक इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, याद रखना। दूसरा, अन इकोनोमाइजर द हीट ऑफ फ्लू गैसेज इज यूज्ड टू हीट फीड वाटर? अच्छा, इकोनोमाइजर में जो पानी गर्म होता है, फीड वाटर जो कि बॉयलर में दिया होता है, उससे पहले गर्म करते हैं पानी को,
तो किससे गर्म करते हैं? तो सर फ्लू गैस यानी जो धुएं वाली गर्मी होती है उससे, धुएं की गर्मी से ही गर्म करते हैं। तो बी सही है, पहला गलत है, तो ओनली बी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिंगल फेजिंग इज द कंडीशन ऑफ इन अ 3 फेज मोटर वेयर। अच्छा, पूछा है कि कभी कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर में बोलते हैं कि इसका सिंगल फेजिंग हो गया। ठीक है, कभी कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर में बोलेंगे कि यार इसका सिंगल फेजिंग हो गया। तो सिंगल फेजिंग होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 3 फेज में से 2 फेज हट गए, एक सिंगल फेज बचा है। इसका मतलब ये होता है कि 3 फेज में से एक सिंगल फेज जो है डिस्कनेक्ट हो गया, बाकी अब 2 ही फेज पे चल रहा है मोटर। अब ऐसा नहीं कि मोटर नहीं चलेगा, चलेगा मगर पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ओनली 1 फेज डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसको सिंगल फेजिंग कहते हैं। सही है ना? चलो अगला, एक डीसी ड्राइव है जो मोटर में होता है, क्यों? मोटर में डीसी ड्राइव का प्रयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। कपल इट विथ अदर मोटर यानी दूसरे मोटर के साथ इसका यांत्रिक संयोजन करना? नहीं सर जी। फॉल्ट से बचाना? नहीं सर जी। ड्राइव का कभी भी काम फॉल्ट से बचाना नहीं होता, ये सब स्टार्टर करते हैं ये सब। ठीक है, ओवरलोड, नो कॉइल, ये सब। लोड फ्लक्चुएशन टेस्ट करने के लिए? नहीं। देखो डीसी ड्राइव का काम केवल यही होता है कि तुमको डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हो और तुमको जो स्पीड चाहिए वो तुमको ड्राइव ला के देगा। ड्राइवर का मतलब ये होता है कि तुम अपने हिसाब से उसको चलाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अच्छा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से कौन सा करेक्ट वाक्य है? पहला देखते हैं कि ट्रांसमीटर वोल्टेज बढ़ने से एफिशिएंसी घट जाती है। तो ये एकदम गलत बात है। ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाओ या पावर फैक्टर बढ़ाओ, एफिशिएंसी हमेशा ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ती ही, घटती नहीं है। दूसरा, ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने से लाइन लॉस इंक्रीज होता है? नहीं। ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाओ या पावर फैक्टर बढ़ाओगे तो लाइन लॉस डिक्रीज हो जाती है, और जब लॉसेज डिक्रीज होगी तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगा ना। यानी दोनों, पहला 2 ऑप्शन जो है एक दूसरे का वही कर दिए। चौथा देखते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करने से लाइन धारा भी इंक्रीज होगी? नहीं सर जी, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा घट जाती है। ठीक है, और बी पढ़ते हैं, इंक्रीज करने से, ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करने से वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है। हाँ, अब इम्प्रूव होने का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज रेगुलेशन पहले 5 था तो अब 8 हो जाएगा। इम्प्रूव होने का मतलब पहले वोल्टेज रेगुलेशन अगर 4 वोल्ट कराता था तो अब 1.5 वोल्ट, 1 ही वोल्ट कराएगा। तो ये फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि करेक्ट पूछा था। अगला, जो ईएमएफ जनरेट होता है डीसी जनरेटर में क्या होता है? प्योर डीसी होता है, हाफ वेव रेक्टिफाइड यानी अर्ध तरंग डीसी होता है, या अल्टरनेट विद बोथ पॉजिटिव नेगेटिव यानी वो एसी होता है? तो सर ऐसा तो नहीं होता है। वो क्या होता है, एक तरीके से एसी फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ही होता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ न कुछ अवांछनीय एसी के मान रह जाते हैं, क्योंकि हमको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा ही होता है। तो कम्यूटेटर भी जो करता है यही करता है, फुल वेव रेक्टिफायर, एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलने का काम, या एसी को डीसी में, तो यही करता है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट स्पीड पूछा है किसका? थर्मल का और हाइड्रो का, यानी लगभग थर्मल में और हाइड्रो पावर प्लांट में स्पीड कितनी होती है? तो सर ये तो 3000 होती है, क्योंकि पोल ही 3000, क्योंकि पोल ही 2 से 4 प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 3000 देगा। और ये 300 हो जाता है, यानी न्यूनतम और मध्यम स्पीड देता है। मतलब मुश्किल से देगा तो 500 अधिकतम दे देगा, 500 600 एकदम अधिकतम दे देगा, बहुत रुक जाएगा तब 500 जाएगा। ठीक है, तो बोथ भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। भू इलेक्ट्रोड यानी अर्थ इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करें। क्या कहा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए किसका मदद लेते हैं? अच्छा, दूसरा, इलेक्ट्रोड की लंबाई और व्यास बढ़ाएं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें। अच्छा, तीसरा, इलेक्ट्रोड के आसपास मिट्टी को सल्फेट के साथ उपचार करें। ठीक है, तो तीनों ही क्या है हमारे सही हैं, क्योंकि अगर तुम व्यास बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, और जब तुम लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा नीचे ज़मीन तक जाएंगे, और रॉड जितने ज़मीन तक जाएगा अर्थिंग उतनी बेस्ट होती। दूसरी, इलेक्ट्रोड का कई छड़ों का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं बोला कि समानांतर में संयोजन करना भी पड़ता है, मगर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रोड के आसपास क्या करते हैं? सल्फेट डाल देते हैं। ठीक है,
सल्फ सल्फेट डाल देते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है अगला, एक 14-2 केबल क्या होता है? 14-2 यानी इसमें 14 SWG के टोटल 3 तार होंगे। ठीक है, याद रखना, 2 लिखा है तो 3 लिखता है तो 4। ठीक है, तो 14 SWG के टोटल 3 तार होते हैं। हालांकि पहली बार कोई देखेगा तो ऑप्शन सी ही मारेगा कि 14 AWG के 3 बार। AWG मतलब अमेरिकन वायर गेज होता है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमको पता है अंगूठा किसको दिखाता है? सब बल्ब को दिखाता है या फिर घूर्णन दिशा रोटर का। ठीक है, और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होते हैं जिसको तर्जनी तरीके से बोलते हैं, वो किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। और जो मिडिल होती है मध्यिका, वो किसको दिखाता है? धारा की दिशा दिखाती है। ठीक है, तो तर्जनी किसको दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र। सही है, अंगूठा बल की दिशा यानी किस दिशा में घूम रहा है, तो हमारे इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFL का फुल फॉर्म पूछा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, याद रखना, जैसे नॉर्मल लैम्प होती है उसकी कितनी होती है? 60 वाट, कभी कभी पूछता है। और जो नॉर्मल फ्लोरोसेंट लैम्प होती है जो 1.25 मीटर की होती है, वो कितनी होती है? 40 वाट होती है। इसी तरह सीलिंग फैन का पूछेगा तो 60 वाट होती है, सॉकेट पूछेगा तो 100 वाट होती है, और पावर सॉकेट पूछेगा तो 1000 वाट होती है। तो ये सब कभी कभी वाटेज पूछते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। चलो, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, यानी नॉन कन्वेंशनल पावर ग्रुप है? सही है, पहला क्या है? सोलर सिस्टम, सोलर है, स्टीम है, वाइंड है, माइक्रो हाइडल। ये चारों थे मगर यहाँ पे स्टीम देके गड़बड़ कर दिया। दूसरा कोल डीजल है, तो कोल डीजल देके गलत कर दिया। न्यूक्लियर गैस तो सभी हो जाएंगे। सोलर, और तीसरा देखते हैं हाइड्रो विंड थर्मल, थर्मल देके गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बचा सी, देखते हैं। सोलर होता है सर जी नॉन यानी गैर पारंपरिक। ठीक है, हवा होता है, बायोगैस होता है, टाइडल होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। चलो अगला, द कलर कोडिंग ऑफ 220 किलो ओम रजिस्टर हैविंग 5% टॉलरेंस है। अच्छा देखते हैं, 220 के भी है ना, यानी हमको पता है कि बीबी रॉय होते हैं, बीबी रॉय होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीबी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड। रेड कितने प्यारा है? 2 नंबर प्यारा है। ये 0 पे होता है, 1 पे होता है। तो 22 है, यानी क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है ना, 0 किलो में यानी क्या दिया है? 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 के घाते 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 तो किलो में चला जाएगा और 1 यहाँ पे लग जाएगा। तो रेड, येलो और गोल्ड का टॉलरेंस जानते ही हैं 5% होता है। तो कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर के लिए निम्न में से कौन सा गलत है, यही पूछा है। पहला क्वेश्चन, रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड होते हैं। हाँ सर, अच्छी बात है, एडी करंट कम होगा। दूसरा, यह क्या होते हैं? AC DC दोनों सप्लाई होते हैं। हाँ सर, सही बात है, AC DC दोनों पे सप्लाई होता है। अगला, अच्छा ये नो नोट पे ऐसी स्पीड है कि जैसे DC सीरीज में होती है लगभग अनंत पहुंच जाती है, तो ये ऐसा भी हो सकता है 20,000 से 30,000 तक RPM पे पहुंच जाते हैं। मगर अगला देखो, दे ऑल्सो कैन रन ऑन स्पीड एज लो एज 500 RPM सेटिस्फैक्ट्री। नहीं, ये 500 RPM पे नहीं चल सकते, ये अधिकतम से अधिकतम RPM पे चलते हैं। हाँ, तुम्हारा स्टेपर मोटर है जो कम से कम पे चल सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज स्क्वायर केज मोटर है और 2 बात कही गई है। बताओ इनमें से कौन सा बात सही है, कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है कि रोटर कंडक्टर जो होता है वो एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है। तो एकदम सही बात है, एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होता है तुम रोटर के सर्किट में ऐड कर सकते हो, जिससे स्टार्टिंग किया जा सकता है, जैसे तुम स्लिप रिंग में करते हो। तो सर इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर इसमें वाइंडिंग नहीं होती, छड़ लगी होती हैं। ठीक है, तो जैसा तुम स्लिप रिंग में रेसिस्टेंस जोड़ के स्टार्ट कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। सही है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33।
33 क्वेश्चन है। अनएक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है, तो ये क्या करेगा, अच्छा सप्लाई क्या करेगा, रिएक्टिव पावर करेगा, क्यों, क्योंकि अंडर एक्साइटेड है, ठीक है, और ऊपर से जनरेटर है। अगर ये मोटर होता है और अंडर एक्साइटेड होता है तो ये क्या करता, खींचने लगता है लीडिंग पावर पर वायर, ठीक है, और किस पे काम करता, लैगिंग पे काम करता अगर सिंक्रोनस जनरेटर होता है तो, ठीक है। मगर जब ये अंडर एक्साइटेड है तो सिंक्रोनस जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करने लगता है, ठीक है, और ये सप्लाई करने लगता है लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, जस्ट उल्टा चलता है। और ये मोटर होता है तो जस्ट कहानी उल्टी हो जाती है, ठीक है, सही ना। तब ये सप्लाई करता है लैगिंग पावर VAR और ऑपरेट भी करता है किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द मेमोरी इफेक्ट इज ऑब्जर्व मेनली इन विच बैटरी। अच्छा, मेमोरी इफेक्ट मतलब इनमें से कौन सा ऐसी बैटरी है जिसमें एक तरीके से मेमोरी में जैसे कल्पना क्या बोलते हैं, याददाश्त वाली कहानी होती है इफेक्ट, ठीक है। तो ये निकल कैडमियम बैटरी देखे होगे, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव से होता है वो किसका बना होता है, तो जो पॉजिटिव बना होता है वो बना होता है निकल का, पॉजिटिव बना होता है निकल आयरन, और ये किसका बना होता है, कैडमियम का बना होता है। तो जो मेमोरी इफेक्ट होता है मेनली वो किस में प्रयोग किया जाता है, तो निकल कैडमियम बैटरी में प्रयोग किया जाता है। देखो ये तुम्हारी क्या है, सेकेंडरी बैटरी है, निकल कैडमियम सेकेंडरी बैटरी है, एल्कलाइन ये सब प्राइमरी बैटरी होती है, और जिंक कार्बन में प्राइमरी बैटरी है, जिसको तुम ये पेंसिल सेल बोलते हो, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन नहीं है मगर लास्ट क्वेश्चन आज का देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया है कि मैग्नेटिक सर्किट है जो कितना फ्लक्स अमाउंट कर रही है, 500 एम्पियर टन है, ठीक है। MMF जो प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक सर्किट में वो किसके द्वारा हो रही है, 500 एम्पियर टन हो रही है। 600 वोल्ट हैज़ बीन अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, 200 टन है, रेसिस्टेंस R है। तो वैल्यू अब क्या निकालना है, पहले रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है। थोड़ा नॉइज़ हो रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ा। देखो पहला क्या दिया है हमको, एम्पियर टन दिया है, ठीक है, एम्पियर टन की वैल्यू कितनी है सर, 500 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 500 एम्पियर टन है। अगर देखो ये एम्पियर टन है और इसको टन से भाग दे दे तो बचेगा क्या हमारा, केवल एम्पियर बचेगा, ठीक है, बचेगा क्या, केवल एम्पियर बचेगा। जिसको 200 से भाग देते रहे, बचा कितना सर हमारा 2.5 बच रहा है, ठीक है, और 2.5 हमारा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है सर, R निकालना है। तो R बराबर कितना होता है, V/I। V दिया हुआ है 60 और ये कितना दिया है 2.5 दिया है, इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ 2.5 आ रहा था ना, इसको पॉइंट हटाए थे, अच्छा ये 25 हो गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 तो वैसे भी आएगा, 6 तो ऐसे भी आ रहा है, बटे 25 कर दें, इसको उड़ाएंगे तो 4 में जाएगा, 6 चौके 24। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हमारा हो जाएगा 24, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सेशन देखे होगे, अच्छा लगा होगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब वो सेशन पसंद आया करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।